और एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से गिरफ्तार 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बरामद किया। जिस घर से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बरामद किया है वहां से खून के निशान भी मिले हैं और एफएसएल की टीम ने बलसवा डेयरी के इस घर से खून के सैंपल भी ले लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नौशाद और जगजीत ने इस घर में किसी की हत्या को अंजाम दिया है और उसका वीडियो अपने हैंडलर को भेजा है। हत्या किसकी की गई, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दोनों संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। कल पटियाला हाउस कोर्ट ने नौशाद और जगजीत को 14 दिन की रिमांड पर भेजा था। जहांगीरपुरी के फ्लैट से यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद बलसवा डेयरी में यह छापेमारी हुई और इसमें बड़ा अपडेट यह भी आ रहा है कि जगजीत विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में भी था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकतुल अंसार से जुड़ा हुआ था। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार कई बड़े खुलासे और इस फ्लैट से खून के निशान मिलना, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर यहां पर अगर हत्या हुई है तो फिर किसकी हत्या हुई है? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस घर के अंदर, जो कि अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर जमा हो चुकी है और लोग भी ये जानकर हैरान है कि जो कुछ दिन पहले 2 लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे आखिरकार वो ऐसे निकल सकते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को दोनों ने ये जानकारी दी थी कि उनका मकान बन रहा है और कुछ दिन के लिए किराए पर रहने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार इस घर के अंदर किसकी हत्या की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां पर लोगों का और अब मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहां पर लगा हुआ है। और सामने जो आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर दोनों ने एक हत्या को अंजाम दिया था। आप देखिए, स्पेशल सेल की टीम ने जो है इस कमरे को अब सील कर दिया है और इसी कमरे के अंदर एक हत्या को अंजाम दिया था दोनों ने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसकी हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने हमें ये भी जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले दोनों एक फ्रिज खरीद कर लाए थे। एक नया फ्रिज था और उस फ्रिज को वापस करने जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार फ्रिज को वापस क्यों करने जा रहे हो, तो उनका ये कहना था कि जो फ्रिज है वो कुछ खराब है, यानी कि नए फ्रिज में कुछ खराबी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की टीम भी यही मानकर चल रही है कि फ्रिज के अंदर लाश को ले जाया गया होगा और उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन आखिरकार किसकी लाश थी, और दूसरा सवाल ये कि अपने किस हैंडलर को, विदेश में बैठे हैंडलर को उन्होंने वीडियो भेजा था, इसकी जानकारी अब जो स्पेशल सेल की टीम है वो जुटा रही है। लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। जी तो मनोज वर्मा बता रहे हैं कि आखिर ये कितना अहम हो जाता है। अच्छा मनोज, एक और बात बताइए कि क्या अभी तक कुछ पूछताछ के दौरान कुछ और लोगों के भी नाम खुलकर आ रहे हैं? ये 2 तो यहाँ रह रहे थे, लेकिन जाहिर है कि इन दोनों के तार कहीं ना कहीं और जरूर जुड़े हुए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो जगजीत है वो अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। अर्शदीप डल्ला, जिसको अभी कुछ ही दिन पहले एमएचए ने, गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी घोषित किया है, उसके संपर्क में जगजीत था। इसके अलावा जो दूसरा संदिग्ध है नौशाद, वो भी हरकतुल अस्मा, जो एक और आतंकी संगठन है, उसके संपर्क में था। दोनों के मोबाइल फ़ोन की जब जाँच की गई है तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन सामने निकल करके आया है, क्योंकि अर्शदीप को कुछ ही दिन पहले अभी एमएचए ने आतंकी डिक्लेयर किया है, उसको आतंकी घोषित किया है। तो पुलिस की जो टीम है अब लगातार यही पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार 26 जनवरी से पहले किस बड़ी साजिश को वो अंजाम देने वाले थे। जो इस घर के अंदर हत्या की गई है वो किसकी हत्या की गई है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर से हैंड ग्रेनेड का मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस की टीम की यही कोशिश है, ये पता लगाया जाए कि आखिरकार दिल्ली में हैंड ग्रेनेड कहाँ से पहुंचे। इसके अलावा इस घर के अंदर कत्ल किसका किया गया, बॉडी को कहाँ पर ठिकाने लगाया गया, और जो हैंडलर है वो कौन हैंडलर है, और जो वीडियो था विदेश में किसको भेजा गया था। लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों स्पेशल सेल की कस्टडी में है और लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। मनोज, ये दोनों यहाँ कितने समय से रह रहे थे? आसपास के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या जानकारी उन्होंने दी थी? इससे पहले कहाँ रह रहे थे और यहाँ आने का मकसद, उनका यहाँ फ्लैट लेने का मकसद क्या था?
जी बिल्कुल, देखिए आसपास के लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिवाली के आसपास उन्होंने ये जो घर है इसमें एक कमरा है वो किराए पर लिया था और दिवाली के आसपास वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और उनका ये कहना था कि क्योंकि उनका जो एक मकान है वो कहीं पर बन रहा है, हालांकि मकान कहाँ पर बन रहा है इसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं दी गई थी, सिर्फ यही बताया गया था कि उनका मकान कहीं पर बन रहा है और इसी वजह से वो यहाँ इस घर में किराए पर रहने के लिए आए हैं। तो जो पड़ोसी थे उनको भी गलत जानकारी दी गई थी और पड़ोसियों से जब हमने ये भी बातचीत की कि क्या उनके स्वभाव में कुछ संदिग्ध नजर आया या कोई और भी उनसे मिलने के लिए आता था, तो लोगों का यही कहना था कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकते थे, 2 से 3 घंटे के लिए ही सिर्फ यहाँ पर आते थे और उसके बाद यहाँ से चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लगता है कि उनके कोई ना कोई हैंडलर और कोई ना कोई जानकार दिल्ली में और मौजूद हैं, जिनका पता दिल्ली पुलिस की टीम लगा रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में इन दोनों की मदद कौन कर रहा था। ठीक है मनोज, आप नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट आप देखेंगे। तो रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर अब संग्राम जारी है। महागठबंधन में भी इसको लेकर विवाद बढ़ गया है और महागठबंधन की सरकार में बड़ी दरार दिखाई दे रही है। अब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी के नेता बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। कुशवाहा से बात की है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह और अब चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटा से, इन दोनों के बयान ने जेडीयू को असहज कर दिया है। हमारे साथ हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। ये जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत समझ है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मंत्री या माननीय विधायक बोल रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। यह जो विषय है रामचरितमानस वाला, ऐसे विषयों पर चर्चा अगर होगी तो किस पार्टी को फायदा होगा, यह सब लोगों को मालूम है। सोशल जस्टिस पर चर्चा हो, अब उनका विभाग है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कितना पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना पीछे है, इन विषयों पर इन लोगों का ध्यान होना चाहिए। और ये जाते हैं रामचरितमानस पर बहस करने के लिए। रामचरितमानस जैसे विषयों पर बहस होगी तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उनकी पिच पर जाकर यदि हम लोग खेलना शुरू करेंगे तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना। और हम व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि ऐसा अनजाने नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा उस दिन कि उनके जो माननीय विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल बोल रहे हैं। भैया, आपको मालूम है कि सब आपके लोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी आप चुप हैं, तब तो लोगों में जो यह मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको राहत चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए इस तरह की बात बाहर दिखाने के लिए कुछ और अंदर में कुछ, तो यह जो मैसेज है यह मैसेज तो सीधा है और इससे कुल मिला जुला कर हमारी पार्टी निश्चित रूप से असहज स्थिति में। आपको लग रहा है कि जेडीयू को काफी नुकसान पहुंच रहा है आरजेडी के साथ रहने से, आरजेडी के इस बयान वीरों के बयान पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देने से? नहीं, देखिए, साथ रहने से कोई नुकसान जैसा हम यह फिर उसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन हम तो यह कहेंगे कि अभी भी वक्त है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे बयानों पर रोक लगाना चाहिए। अब उनके ही नेता एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बात करते हैं, जगता बाबू क्या बोलते हैं और शिवानंद जी क्या बोलते हैं, तो पहले तो उन लोगों को आपस में बैठकर तय कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करना है या जो हम लोगों का सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म है इस एजेंडा पर काम करना है, पहले लोग तय कर लें। मंत्री के खिलाफ में क्या कार्रवाई, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, अब कार्रवाई तय करना तो उनका विषय है, लेकिन जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हुई और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, एक सवाल अभी उठ रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के कि आपने कहा था कि आप कोई सन्यासी या मठ में नहीं बैठे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कह दी है।
हमने उस दिन भी कहा था कि कोई मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा है कि हम डिप्टी सीएम बने, ऐसा नहीं है। और ऐसे विषयों पर निर्णय लेने का विशेषाधिकार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा आप सब लोगों के साथ। पार्टी में क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे पीछे कोने में? नहीं, अब यह डिसीजन लेना तो पार्टी का काम है ना। अब इस पर मेरा कोई डिसीजन का मतलब या कुछ स्टेटमेंट का मतलब तो है नहीं, यह काम तो पार्टी का है। बैकफुट पे आप जा रहे हैं, इसका मतलब फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे? नहीं नहीं, बैक फुट और फ्रंट फुट देखकर हम कोई खेल रहे हैं ऐसा नहीं है। हम अपनी बात जो पार्टी की मजबूती के लिए आवश्यक है हम बोल रहे हैं। पवेलियन में कब तक रहेंगे? नहीं, अब देखिए, पवेलियन में कब तक रहेंगे, नहीं रहना चाहिए। पार्टी के हित में है कि हम न रहें, या हमारे साथ जो लोग आए हैं सभी लोग पवेलियन में बैठे हुए हैं, 2 साल हो गया। लेकिन इसका तो फिर कैसे करना है, क्या करना है, डिसीजन तो पार्टी को करना है ना। सुधाकर पर आपने कहा था कि कार्रवाई के लिए आप इंतजार करेंगे खरमास खत्म होने का, तो खरमास तो खत्म हो गया। नहीं, आप कम से कम अभी तो 24 घंटा बाकी है। आज कल 15 तारीख को लोग सामान्य तौर पे अब संक्रांति मनाते हैं, तो अभी इतना तो इंतजार कर लीजिए। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को, सीधा चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्या तेजस्वी यादव अब उन पर कार्रवाई करेंगे? हमारे सहयोगी पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।